लोग ना करें, प्लीज ना करें। देखिए, वे उनका सेना विषय पे भरोसा है कि नहीं है? देखिए, सेना पे भरोसा है तभी तो युवा तैयारी कर रहा है सेना में जाने के तो लिए, इसीलिए तो सेना देश कह की रही रक्षा है, करने के लिए। सेना के तीनों जो हेड हैं उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, यहां पे 2 एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये आज की एक्सरसाइज नहीं है, ये दसियों साल से इसकी प्रैक्टिस हो रही थी और आज इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि इसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर सरकार वास्तव में देश के लिए कुछ करने जा रही है, उसके लिए बिल लेके आए, उस पर चर्चा हो, खुली चर्चा होनी चाहिए थी। सीधा एग्जीक्यूट करना और बिना जनता से विमर्श किए, बिना रक्षा विशेषज्ञों से विमर्श किए हुए। अच्छा, ये दो रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हुए, इनके लिए आप क्या कहेंगे स्वामी इंद्र जी? मुझे बताइए, इनकी बात को काटिए, तार्किक तौर पे काटिए। देखिए, इनकी व्यक्तिगत विचारधारा को मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैं जो प्रोसेस सरकार अच्छा, सेना एक्स सर्विसमैन जो बात बता रहा है, उनकी अपनी ये व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यक्तिगत नहीं है। बिल्कुल, वे उनका अनुभव, निजी अनुभव है। मैं बात कर रहा हूं उस युवा की जो युवा आपके पास सेना का क्या अनुभव है स्वामी इंद्र? लगातार आप बेहतर सेना को समझते हैं या फिर जो एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बेहतर समझेंगे? आप एक्सपर्ट लीजिए। आप मुझे बताइए स्वामी इंद्र जी, अगर खेती किसानी को लेकर के, मुझे एक बात बताइए, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर खेती किसानी को लेकर के यहां पर बैठे हुए 2 एक्स सर्विसमैन आपको कुछ कहने लगे, तो मैं तो आपकी बात को ज्यादा ऑथेंटिक मानूंगा ना, क्योंकि आप किसान नेता हैं। तो ऐसे सेना की या रक्षा की जो बातें हैं उस पर, इनकी बातों पर भरोसा ज्यादा किया जाएगा या जो आप कह रहे हैं उस पर मैं भरोसा करूं? देखिए, आप जहां एक किसान का बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वहीं देश का किसान का बेटा देश की आंतरिक सुरक्षा का भी जो है कंधों पे वजन उठाता है और देश का पेट भरने का भी काम करता है। तो सेना कह रही है ना, सेना की बात पर भरोसा क्यों नहीं है? सेना की बात पर भरोसा क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, किसी के भविष्य को आप अधर में छोड़ दें, आपके पास जवाब ही ना हो और सिर्फ आप कहें कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, तो एक्सपर्ट के पास तथ्य होने चाहिए। बिना तथ्यों के आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो जो 2 एक्स सर्विसमैन हैं, इन्होंने बिना तथ्यों के बातें कही, बिना तथ्यों के बातें कही। मेरी बात सुन लीजिए। जो रेगुलर सर्विसमैन है उसको साल में 90 दिन की छुट्टी दी जाती है, अग्निवीर को मात्र 30 दिन की दी जाएगी। तो ये भेदभाव हुआ नहीं हुआ? उसकी वर्दी को लेकर अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर जो बैच लगने वाला है वो अग्निवीर का अलग बैच होगा, तो ये उसका खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? उसको मिलने वाली पेंशन योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा, तो ये उसका भविष्य खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? उसके बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, किस प्रकार सरकार युवाओं के, जिन्होंने युवाओं ने एग्जाम दे रखे हैं, 1.5 लाख से अधिक भर्तियां रुकी हुई थी, उनको आपने किस कदर एक तरफ कर दिया और अग्निवीर उनके सामने खड़ा कर दिया कि वो पुनः द्वारा तैयारी करें और फिर आए और फिर वो अपने जीवन में संघर्ष करके आगे आए। ठीक है, ये आपकी आपत्ति है और आपने अपनी इस बात को रखा। विजय नेहरा जी, अब जवाब दीजिए आप। देखिए आयुष जी, आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आयुष जी, जिस तरह से हमारे सेना के दोनों एक्सपर्ट ने यहाँ पे बताया है कि जो ये अग्निपथ योजना है, ये कोई रातों रात लाई गई योजना नहीं है। 1989 में सुझाव मिलना शुरू हुआ था सेना के आधुनिकीकरण के लिए, सेना की आयु को कम करने के लिए और सेना में नए नए हथियारों को लाने के लिए। जो उस समय सुझाव मिलने शुरू हुए थे, उस समय ही काम होना चाहिए था हमारी सेना में, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही तो वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद में कारगिल रिव्यू एक कमेटी बनी थी, अरुण सिंह के नाम से एक कमेटी बनी थी। उनकी भी ये मांग थी कि भारतीय फौज के अंदर आयु को कम किया जाए, भारतीय फौज को आधुनिक बनाया जाए। इस तरह की तमाम मांगे उस समय जो चली हुई थी। अब अग्निपथ योजना जो भारतीय फौज लेकर के आई है, ये ऐसी योजना है कि इस तरह की योजनाएं ऑलरेडी हम देश दुनिया में देखें तो लगभग 30 देशों के अंदर इस तरह की योजनाएं पहले से आयोजित चली हुई हैं। भारतीय फौज के अंदर जब 17 साल का युवा कोई अग्निवीर के रूप में भर्ती होगा, तो जब 4 साल की सर्विस वो करके बाहर जाएगा आयुष जी, तो लगभग 24 से 25 लाख रुपए इस दौरान, सर्विस के दौरान वो कमाएगा और तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के भत्ते उसको प्रोवाइड करेगी भारतीय फौज। उसके बाद में 24-25 लाख रुपए के आसपास जब उसको मिलेंगे, उसके साथ अगर वो 10वीं करके जाता है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा जो देश और दुनिया सब जगह मान्य होगा, और अगर वो 12वीं करके जाता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा जो देश और दुनिया में सब जगह मान्य होगा। अगर वो फौज की भर्ती से जाने के बाद कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिना ब्याज के सरकार उसको लोन की सुविधा देने का काम करेगी। तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे आपने बताया सीएपीएफ की जो जॉब है या रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तक की जॉब है,
उन सब में उसको 10% का आरक्षण देने का काम सरकार करेगी, जिससे कि भविष्य में उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और मैं स्वागत करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर से जितने भी अग्निवीर जाएंगे, जब वो वापस आएंगे 4 साल की नौकरी कर करके, तो हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी उनको 100% देने का काम करेगी, 100% उनको देने का काम करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की है, इसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूं। विजय जी, एक जो सबसे अहम सवाल था जिस पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि कुछ जो पहले के जो बैचेस थे या जो कुछ स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, उनको लेकर के आपने कहा कि नहीं, अब नए सिरे से हम अग्निवीर के तहत इसकी हम भर्ती करने वाले हैं, और वहीं से ये जो हम देख रहे हैं विरोध है वो शुरू हुआ था। तो जिन्होंने कर ली तैयारी या जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर लिया था, रिटर्न कर लिया था, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने थे, अगर आप उनको भी दोबारा से इस अग्निपथ की स्कीम में लाएंगे तो जाहिर है कि इसको लेकर के थोड़ा सा जो विरोध है वो होना स्वाभाविक है। कम से कम उनके बारे में तो आप लोग को सोचना चाहिए। विजेंद्र जी, देखिए आयुष जी, एक तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, जो वो एक मांग थी हमारे युवाओं की कि कोरोना के कारण 2 साल जो भर्तियां नहीं हो पाई तो उसको बढ़ाया जाए, तो 21 साल से 23 साल तक की भर्ती के लिए जो एज है उसको किया गया पहले साल के लिए, और अभी आज से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है इस साल के एंड तक लगभग 46,000 अग्निवीर के रूप में भारतीय फौज भर्ती करेगी। इन अग्निवीरों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हमारे फौजी को मिलती है वो सब इनको मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर भगवान न करे वो जख्मी होता है युद्ध के दौरान, तो उसको 25 से 45 लाख रुपए तक देने का काम सरकार करेगी, और अगर वो शहीद होता है अपनी सेवा के दौरान तो 1 करोड़ रुपए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट देगी। 48 लाख रुपए का उसको बीमा देने का काम सरकार करेगी, जिसमें उसको कुछ भी नहीं देना, वो सारा का सारा उसका जो प्रीमियम है वो भारत सरकार खुद भरेगी। और मेरे कुछ कांग्रेसी मित्र इस तरह का सवाल करते हैं आयुष जी कि 4 साल के जब वो बाद जाएगा तो वो क्या करेगा। मैं उनको कहना चाहूंगा, आज भी देश भर के अंदर लगभग 18,000 फौजी ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं, पहले ही फौज को छोड़ के चले जाते हैं। कभी किसी कांग्रेसी ने उनसे जाके सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, मैं एक सवाल और उनसे करना चाहूंगा, वो कहते हैं जी ये तो नक्सली बन जाएंगे, 4 साल के बाद हथियार चलाना सीख जाएंगे तो ये तो नक्सली बन जाएंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा, आज भी आयुष जी इस देश के अंदर लगभग 26 लाख रिटायर्ड फौजी हैं। क्या कभी आपने सुना है कभी कोई फौजी किसी गलत गतिविधियों में शामिल हो? हमें भारतीय फौज के ऊपर विश्वास करना चाहिए। भारतीय फौज अगर कोई योजना लेके आई है, विजेंद्र जी, वो फौजी है ना जिन्होंने अपनी जो पूरी सेवा है वो देश को दी है, और उनका तो फुल टाइम सिक्योर मामला है। अब यहाँ पर तो ये 4 साल के बाद आपने रिटायर कर दिया और उसके बाद अगर उसको कहीं कुछ नहीं होता है तो फिर वो नक्सली बन जाएगा। उनका भी तक अपनी जगह सही है। आयुष जी देखिए, इतने सारे बेनिफिट जो इस योजना के तहत हैं, इतने तो पुराने फौजियों को भी नहीं मिलते थे। और 25% जो रेगुलर फौजी बनेंगे, 25%, उससे हमारी फौज की आयु भी कम होगी, फौज के अंदर नई तकनीकी आएगी। नहीं देखिए विजेंद्र जी, ये बातें मुझे तो देखिए आप मुझे बता रहे हैं, मुझे भी पता है, लोगों को भी हम लोग ये सारी चीजें बता ही रहे हैं, लेकिन फिर ये जो विरोध हो रहा है उसके मायने क्या है? क्यों विरोध हो रहा है इसका? फिर विजेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है? आप लोग कोई ही योजना लेकर के आते हैं। अब चलिए, किसान वाला बिल था, उसमें अब स्वामी इंद्र जी भी हम लोग के साथ कितनी चर्चाओं में जुड़े। अब किसान के तौर पर वो बैठ रहे थे, वो एक्सपर्ट थे, इसलिए उनकी बातों को मैंने वेटेज दिया। लेकिन यहां पर भी सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भले ही सेना कुछ भी कहे, लेकिन आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, जो विरोध होता है वो ऐसे लोगों के कारण होता है जो राजनीतिक रूप से नकारे हुए लोग हैं। और ये जो यहाँ पे बैठे हैं किसानों के, जो स्वामिंद्र जी बैठे हैं, कभी ये किसान बन जाते हैं, कभी ये फौजी बन जाते हैं, सड़क खराब होती है तो सड़क के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। सही मायने में ये कुछ भी नहीं है। एसी में रहने वाले बहरूपिया हैं जो अपनी राजनीति के कारण कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी जवानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। और इन्होंने पंजाब में राजनीतिक पार्टी बनाई थी, वहां पे किस्मत आजमाई, जनता ने इनको नकार दिया, बुरी तरह से इनकी जमानत जब्त कर दी। ये लोग राजनीतिक जमीन ढूंढते हैं आयुष जी, अलग अलग मुद्दों पे। ये आंदोलन जीवी लोग हैं, ये अलग अलग मुद्दों पे अपनी जमीन ढूंढते हैं कि कहां से मैं कर्नल टीपी त्यागी जी से हम अपने राजनीतिक मैं कर्नल टीपी त्यागी जी से थोड़ा सा मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। आयुष जी, जो इस तरह के बहरूपिया हैं, अब वो युवाओं को भड़काने के लिए आए। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, इन बहरूपियों के बात में मत आना। पहले किसानों का बहुत नुकसान इन्होंने कर दिया। मैं स्वामिंद्र जी से पूछना चाहूंगा, इनको प्राइवेट से बहुत नफरत है। इनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, इनका इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता होगा, इनके बच्चे नौकरी भी प्राइवेट में करते होंगे। इनको सारा सिस्टम सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी पे इनको विश्वास नहीं है। आज कितने किसान है जो सरसों मंडी में बेच रहे हैं? इनसे सवाल है मेरा, आज कितने किसान है जो गेहूं को मंडी में बेच रहे हैं? कितने किसान है जो कपास को मंडी में बेच रहे हैं? एमएसपी किसान को मंडी से बाहर ज्यादा। नहीं, चलिए ठीक है भाई, किसान
किसान का भला होना किसान का चाहिए। अरे विजेंद्र सुनिए, जी, आयुष जी, आयुष, नहीं, मैं नहीं। करता हूं। ये ऐसे बहरूपिया हैं। ठीक है, जिन्होंने अरे पहले विजेंद्र जी, किसान का भला हो जाए भाई, उसको बढ़िया दाम मिल जाए, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये विषयांतर है। आज हम लोग अग्निपथ और अग्निवीर पर ही रहते हैं। हम लोग फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। खालिद हुसैन जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खालिद हुसैन जी, आपका भी स्वागत है। खालिद जी, अभी देखिए हमारे साथ तो सेना के एक्स सर्विसमैन भी आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन जो भी हमारे साथ सेना के लोग जुड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि इसमें विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। इस योजना को लेकर के ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग, और ये मिसगाइड मत करें देश को, ये सेना की तरफ से कहा जा रहा है। खालिद हुसैन जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि 7-8 साल में जो भी, थोड़ा सा आपको मुझे सुनना पड़ेगा जी 7-8 साल में जो भी बीजेपी ने फैसले लिए, उन तमाम जन विरोधी फैसलों को लेकर बीजेपी और बीजेपी से जुड़े लोग फर्स्ट टाइम यही कहते हैं कि इसके बहुत बड़े फायदे होंगे देश में और आगे चल के इसका बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप अगर 2014 से लेकर आज तक के इनके निर्णय आप देखेंगे, चाहे इनका जमीन अधिग्रहण बिल रहा हो, चाहे इनका नोटबंदी रहा हो, चाहे इनका जीएसटी रहा हो, और चाहे इनका किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून रहे हो, चाहे अब अग्निपथ रहा हो। अग्निपथ तो मैं समझता हूं, हम ये समझते हैं कि अग्निपथ एक ऐसी स्कीम है जिसको आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने सरकार के ऊपर, इस देश के लोगों के ऊपर थोपने के लिए दिया है। ये सीधा सीधा एजेंडा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जुड़े लोगों को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े युवाओं को इस भर्ती के माध्यम से उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेन कर और फाइनेंशियल रूप से मजबूत करना। भाजपा के लोग तो आएंगे, जैसे भी 24 साल बैठे हैं, तो ये सब लोग तो उसी तरह के टपली बजा रहे होंगे जैसे किसान आंदोलन के समय बजाते थे, जैसे ये नोटबंदी के समय बजाते थे, जैसे ये जो सेना पे भरोसा है खालिद हुसैन जी? खालिद हुसैन जी, सेना पे भरोसा है? एक मिनट भाई, सेना पे भरोसा है कि नहीं है? खालिद हुसैन जी को सेना पे भरोसा है कि नहीं है? सेना पे कौन कहता है इस देश में? इस देश में कहे कौन रहा है कि हमको सेना पे भरोसा नहीं है? हमको तो आप सेना पे भरोसा करते हैं? आप सेना पे भरोसा करते हैं? यहाँ पे 2 एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं, 2 एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं, 2 एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं। एक वीर चक्र भी एक सर्विसमैन को मिला हुआ है। मेरी बात आप सुन लीजिए। वीर चक्र मिले हुए एक सर्विसमैन की बातों को आप नकार देंगे? ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नहीं, क्यों सवाल नहीं है? क्यों सवाल नहीं है? जिसका जवाब नहीं है, जिसका जवाब नहीं है उसको आप कहेंगे ये सवाल नहीं है। खालिद जी, मुझे बताइए, सेना के एक्स सर्विसमैन अगर कह रहे हैं इस बात को कि इसमें विरोध करने जैसा कुछ नहीं है, तो क्या ये राजनीतिक आदमी है, ये पॉलिटिकल आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं या आरएसएस के हैं? मुझे बताइए, 2 एक्स सर्विसमैन जो मेरे साथ इस चर्चा में हैं खालिद जी, क्या वो आरएसएस के हैं? क्या वो आरएसएस के हैं खालिद जी? क्या वो आरएसएस के हैं? देखो, अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हैं नहीं, तो आप अतार्किक बात करेंगे, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो वो मैं नहीं सुनूंगा। आपने सेना को ये कैसे कह दिया? आपने सेना को ये कैसे कह दिया कि वहां पे आरएसएस के लोग जाने वाले हैं? सेना का जवान आरएसएस का जवान है। सेना के जवान को आप आरएसएस के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे। रिप्रेजेंट करते हैं, वो मीडिया में कहां बैठे हैं, वो भाजपा के ऑफिस में कहां बैठे हैं, या दूसरे पदों पे कहां बैठे हैं, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। मुझे अरे ठीक है खालिद जी, देखिए अतार्किक बात करेंगे। देखिए ये सारे आरोप ना बहुत छिछले हो गए हैं, ये बहुत छिछले आरोप हैं खालिद जी। खालिद जी, आरोप बहुत छिछले हैं, आपके पास कोई तार्किक बात नहीं है। आरएसएस से आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ बात अग्निवीर की हो रही है, अग्निपथ की हो रही है, आप आरएसएस पे चले गए कि आरएसएस का एजेंडा थोपना चाह रहे हैं। सेना की बात को आप मान नहीं रहे, आप सेना की बात को मान नहीं रहे, आप सेना की बात को मान नहीं रहे, सेना की बात को सुन नहीं रहे। सच्चाई आने नहीं देना चाहते। मुझे एक बात बता दीजिए कि सेना में जब भर्ती होती है, मैं और इस देश का युवा मेरा बेटा फौजी का बेटा कहलाने में ज्यादा गर्व महसूस करता है, ना कि भाजपा के मुताबिक। भाजपा क्या कहती है? भाजपा चलिए ठीक है, सेना की बात पे आपने कहा ना कि सेना पे आपने कहा ना आपको भरोसा है, आपने कहा ना खालिद जी आपको सेना पे भरोसा है, आपने कहा ना कि आपको सेना पे भरोसा है, आपने कहा ना सेना पे भरोसा है, आपने कहा कि सेना पे भरोसा है ना? ठीक है, टीपी त्यागी जी पहले एक सेकंड। अरे विजेंद्र मेहरा जी, टीपी त्यागी जी, अरे सेना की बात को सुनेंगे, सेना की बात को सुनेंगे, सेना की बात को सुनेंगे, सेना की बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनिए, टीपी त्यागी जरा समझाइए, खालिद जी को समझाइए। कह रहे हैं कि आप लोग तो आरएसएस के एजेंडे को लागू करने वाले हैं। जैसे जो माननीय यहाँ बोल रहे हैं और माननीय स्वामी जी ने भी जो बात की, एक तो पहले ये समझते, इन्होंने कहा कि ये धोखा है युवाओं के साथ। क्यों सर? क्या ये स्कीम कंपलसरी है? क्या ये स्कीम मैंडेटरी है? क्या ये ऑब्लिगेटरी है? ये स्कीम वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। अगर किसी को लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, वो इसमें ना आए।
पहली बात। दूसरी बात, जो सर बात कर रहे हैं, अगर वो ये सोच के बताएं कि क्या उन्हें एक दिन भी किसी ऑपरेशनल एरिया के बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो उसमें रहने का तजुर्बा है? क्या इनमें से कुछ आइडिया है रफ भी कि भाई आर्टिलरी गन और हॉविट्जर क्या होता है? लिहाजा सेना के बारे में जो चीज सेना कह रही है उसे समझो, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पुराने जमाने में। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज बॉर्डर एरियाज के अंदर जो ब्रिजेज और रोड्स बने हैं, एक जमाने में तत्कालीन सरकारों ने ये कह दिया था कि हम इसलिए इनको नहीं बना रहे कि चीन आ गया तो इनके ऊपर कब्जा कर लेगा। ये पार्लियामेंट में कहा गया, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, अब आज का जवान 1947 का बगैर पढ़ा लिखा जवान नहीं है। उसके हाथ में मोबाइल है, टीवी है, वो अपने नेताओं के आचरण और भाषण को देख रहा है और वो डिसीजन ले सकता है। एक बात। अब दूसरी बात, अब तुम अग्निवीर में एक की जगह 4 आदमियों को नौकरी मिल रही है सर। ये शोर ना मचाए कि साहब बेरोजगारी है। एक की जगह 4 को नौकरी मिल रही है। मजे की बात यह है कि आर्मी को तो छोड़िए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गाजियाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जब पूर्व सैनिकों के साथ उन्होंने मीटिंग की तो उन्होंने कहा, राकेश कुमार उनका नाम है, आईएएस, उन्होंने कहा ऐसी स्कीम तो आईएएस के साथ भी होनी चाहिए ताकि 4 आदमी हो, 4 साल के अंदर अच्छे से समझ ले बेस्ट कौन सा है और बाकी 3 को बाहर नहीं निकाला जाए, उनको अल्टरनेटिव रास्ते दिए जाए जो इस स्कीम में भी है। ये स्कीम से अब ये आज जो रेल जला रहे हैं, आज जिन्होंने बसें जलाई, अगर ये अग्निवीर होके निकलेंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि फौज में रहने के बाद उनमें कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और प्रशिक्षण ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में वो एक एसेट होंगे। अब कल्पना करो कि हर साल 30,000 ऐसे एसेट युवा तो देश में आए, फिर ये तो क्यों कहा जा रहा है कि ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश के युवाओं पर? एक तो ये कहा गया कि ये थोपा जा रहा है, दूसरा ये कि एक एजेंडा है इसके पीछे बहुत बड़ा, जैसा कि अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई आरएसएस के लोगों को बिठाना है अंदर वहां पर ला करके। अब बताइए टीपी त्यागी जी, इसका क्या जवाब है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं कि साहब ये तो प्राइवेटाइजेशन है आर्मी का, मुझे किस एंगल से बताइए कि प्राइवेटाइजेशन है? क्या किसी बड़े आदमी ने, अडानी ने, अंबानी ने, किसी ने ये स्कीम को प्रपोज किया क्या? अगर इस स्कीम को उन्होंने प्रपोज नहीं किया तो ये उनके लिए बनाई जा रही है, ये कहां से समझ में आया? और अगर ये उनके लिए होती तो फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनके लिए जगह क्यों रखी जाती? फिर इनको कौशल विकास क्यों दिया जाता? ये तो इसलिए है कि कल को हमने एक रॉ यूथ, अभी तक क्या होता था कि वो 35 या 40 साल में रिटायर होता था। 35 और 40 साल के जवान में वो फुर्ती नहीं रहती जो एक 22-23 साल के जवान में 17 में भर्ती हुआ, 21 में बाहर आ गया, 18 में भर्ती हुआ, 22 में बाहर आ गया। वो उम्र के अंदर उसके समकक्ष बेरोजगार युवा हजार रुपए के लिए गिड़गिड़ाते फिरते हैं। अब इसके पास पैसा भी है, कौशल भी है, ताकत भी है, सर्टिफिकेट भी है और 50 ऑर्गेनाइजेशन इसे लेने को तैयार भी है। इसके तीनों रास्ते खुले हैं, पढ़ाई का भी, व्यापार का भी, नौकरी का भी। ठीक है खालिद हुसैन जी, हाँ, मैं एक रिएक्शन फिर से खालिद जी से लेता हूं। खालिद जी आपने सुन लिया? खालिद जी का दोबारा हो जाएगा सर। नहीं, एक सेकंड खालिद जी को मैंने समय थोड़ा कम दिया। विजय नरा जी थोड़ा सा देर रखें। खालिद जी आप देखिए, मैंने इसीलिए एक्स सर्विसमैन से आपकी बात करवाई, आप सुनिए पहले क्या कह रहे हैं वो। खालिद जी आप मुझे सुन लीजिए। आयुष जी उनको 4 साल का समय आप 4 साल का समय आप सेना में विद इंक्लूड ट्रेनिंग आप देने जा रहे हैं। जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, मैं सुनिए, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो आपको 9-10 महीने आपके ट्रेनिंग में गुजर जाते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग देनी है सिपाही को, फौजी को, देश की फौजी को अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग देनी है तो उसमें 3-4 महीना और जोड़ लीजिए आप, यानी कि आपका 4 साल में से 15 से 16 महीने तो आपका ट्रेनिंग में निकल गया। आपको गलत कह रहे हैं। की ट्रेनिंग है भैया। नहीं गलत कह रहे हैं। सुनो भाई साहब, गलत नहीं है, सुनिए मेरी बात। अरे अब खालिद जी मुझे बताइए, आपने ट्रेनिंग ली है? आपने ट्रेनिंग ली है? हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपने खुद ट्रेनिंग ली? 95 में, सुनो, मैं खुद 95 में स्टेट फोर्स में गया था, स्टेट फोर्स में, स्टेट पुलिस में, जिसमें 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद ये पुलिस कुछ और है। आप पुलिस की बात अलग है, यहाँ एक सर्विसमैन कह रहा है, नहीं गलत कह रहे हैं आप। अब आपकी बात मानूं कि मैं एक सर्विसमैन की बात मानूं? मुझे बताइए। आप मेरी बात मान लीजिए ना,
मेरी सुनने की मानना नहीं चाहता। चल ठीक है, सर्विसमैन की बात मुझे नहीं, ठीक है, आर्मी की बात मुझे नहीं, खालिद जी जो बात कर नहीं सुनने देना। और सुनिए मेरी बात, जो ये लोग खा के लड़ा खाते हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरे 5 पीढ़ियों से लोग फौज के अंदर काम करते हैं। मेरे परदादा मिलिट्री में एज ए सूबेदार रिटायर्ड थे, आपको बता देना चाहता हूँ। और वो फौजी का सूबेदार का बेटा कहेगा ना, आज तक हमको 5वीं पीढ़ी में आज तो वो गर्व महसूस करवाता है। ये क्या फिल्मी टाइप आपने नाम देकर मिलिट्री का पूरा ढांचे को बिगाड़ने का जो आपने प्रबंध बनाया है ना। मैं खुद, मेरे परदादा मिलिट्री में एज ए सूबेदार पोस्ट में रिटायर हो गया है, मेरे दादा सूबेदार तो पोस्ट उनसे में रिटायर हो गया पूछिएगा, है। आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो हमारे साथ बैठा वो बता रहा है। मुझे फौजी का सर्विसमैन का बेटा कहवाने में खुद गर्व महसूस होता है। क्या आपने फिल्मी टाइप नाम देके पूरे देश की सेना को आपने क्या करना चाहते हैं? आप देश की सेना को निजी हाथों में देना चाह रहे हैं। अंदर खबर आपका ये चल रहा है कि आप सेना को भी सरकार से हाँ ठीक है, चलिए, सब बेचना चाहते हैं, सेना भी बेच दी, सेना को भी बेचना चाह रहे हैं। वीएन झा जी प्राइवेट कर देंगे, बेच देंगे। वीएन झा जी बेच रहे हैं, प्राइवेट करने वाले हैं। आप समझाइए भाई, यही तो समझाना है आप लोगों को। वीएन झा जी देखिए, पिछले कुछ देर से मैं सुन रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही थी। हमने तीनों के साथ में बिठा दिया जिनका दूर दूर तक सेना से कोई मतलब नहीं है, सेना का एक्सपीरियंस नहीं है, सेना की ज़रूरतों का मतलब नहीं है, पता नहीं उनको। आप उनको यहाँ पे टीवी के चर्चे में बिठा दिए हुए हैं, उनको अपना पॉइंट स्कोर करना है बस, क्योंकि जिन्होंने उनको यहाँ पे डिबेट में भेजा है भाग लेने के लिए, उनको हिसाब देनी पड़ेगी कि तुम जीते या नहीं जीते, तुम्हारी बात रखी गई या नहीं रखी गई, और उससे वो खुश जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सेना का जो व्यू पॉइंट, जरा उनका ऑडियो बंद कर दीजिए। अरे ठीक है, चलिए, मैंने आपको समय दे दिया, अब आप सुनिए। खालिद हुसैन जी सुनिए भाई, कम से कम ग्रुप कैप्टन की बात तो सुनिए। आप ग्रुप कैप्टन की बात तो सुनिए। खालिद जी देखिए, ना मैं सेना में रहा हूँ, ना मैं सेना हूँ, ना मैं जेसीओ था। जेसीओ बहुत बड़ा पोस्ट होता है सेना के लिए। अगर आपके दादा या पिता अगर कोई सेना में जेसीओ थे तो बहुत बड़े ओहदे पे थे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है उनको जरूर यहाँ पे रखना चाहिए था, उनका एक्सपीरियंस। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, त्यागी जी इन्होंने अपने कितना लगभग 35 साल 36 साल उन्होंने बिताए हुए हैं, मैंने 36 साल सेना में दिए हैं। तो मैं आपको जो चीज कह रहा हूं, मैं किसी प्रवक्ता के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। और अगर कोई सेना अधिकारी किसी पार्टी का प्रवक्ता होके कुछ बताता है तो प्लीज उसके सेना वाले जो वक्तव्य है उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ पार्टी और पार्टी होगी। अब आता हूं मैं आपकी बात पे। एक साहब ने कहा था कि नक्सल बन जाएंगे। नक्सल कौन और कैसे बनते हैं? आज भी नक्सल है ना, नक्सल कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं? और ये जो हमारे अग्निवीर आज से 4 साल बाद जो निकलेंगे, क्या इनकी भी वही स्थिति है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एयरफोर्स में, मैं एयरफोर्स की बात करता हूँ खास करके, एयरफोर्स में वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। और मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारी जो एयरफोर्स की ट्रेनिंग सेंटर है, एफटीसी है, जलाहली एयरफोर्स जला भी है। यहाँ से वो ट्रेनिंग के पहले साल दूसरे साल में वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल में हो जाता है, जिनका इंजीनियरिंग होता है, या जिनको लगता है कि अब मेरी तैयारी इतनी हो गई कि मेडिकल या इंजीनियरिंग में या कहीं और जा सकूं, वो हर कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये जब 4 साल के बाद ये 12वीं क्लास का जो डिग्री लेके आप हाथ निकलेंगे, अब देखिए इनके लिए इंजीनियरिंग खुला हुआ है, इनके बैंक में पैसे हैं। देखिए, ये जो सैनिक के तरह जो भर्ती होते हैं, ये यूजुअली गरीब परिवार से आते हैं। इनके पास में उतनी शक्ति नहीं होती कि पढ़ते जाएं और बाकी सब तैयारी करते जाएं। तो ये गरीब हैं। अब 4 साल के बाद इनको 12वीं की डिग्री मिल गई है, इनको 12 लाख रुपए मिल गए हैं। अब चाहे वो इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, मैनेजमेंट में जाए, कहीं भी जाए, ये रास्ता खुला हुआ है। और अगर वो शिल्पकार है, अगर अपना कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो 12 लाख आपके पास में है, सरकार आपको और 50 लाख तक दे रही है, आप अपना काम कर सकते हैं। तो इनका जो इन लोगों का जो कहना था कि नक्सल बन जाएंगे, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। और जिन्होंने कहा था कि ये लोग आरएसएस वाले बन जाएंगे, प्लीज हमें गाली ना दें। मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूं, प्लीज अपने सेना पे भरोसा रखें।
और किसी पे रखें या नहीं रखें, मैं दर्शकों से, मैं उन सारे युवाओं से कहता हूं जो 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 इच्छा रखते हैं सेना में जाने की, आप अपने एक मिनट प्लीज, थोड़ी सी थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए, थोड़ी सी सहन शक्ति रखिए। देखिए आज भी खालिद हुसैन जी देखिए सुनिए भाई, अरे ठीक है सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपको मैंने इतना समय दे दिया लेकिन आप सुन लीजिए, अब इसीलिए सुनिए। खालिद जी थोड़ी सी सहन शक्ति रखिए, हम किसी पार्टी से नहीं आते हैं। देखिए खालिद जी थोड़ी सी सहन ठीक शक्ति है खालिद जी आपने जो बात कही है भाई उसका जवाब उधर से रिएक्शन आना है, लेकिन ठीक है खालिद जी देखिए, अब आप देखिए आप दूसरों को डिस्टर्ब करें नहीं। खालिद जी सुनिए भाई, सुनिए खालिद जी आपने अपनी बात पूरी रख ली, अब उसको आप रिपीटेशन कर रहे हैं, समय खराब हो रहा है, कुछ नहीं, अब सुनिए। जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो जरा सुन लीजिए, और हम लोग किसी पार्टी वाली चीज नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ में जो बात कर रहे हैं इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक चीज हमें मिलने वाला है कि जो युवा आज भटक रहे हैं, आप लोगों के जो आंदोलन चल रहा है वो ना भटके, उनको अपने आर्मी के ऊपर से विश्वास ना उठे। मैं यही चीज फिर से नहीं बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमने आप लोगों को बुलाया ताकि आप अपनी बात को रख सकें और जनता समझे। विजय नेहरा जी जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम शब्द यही है कि आप अपने सेना पे भरोसा रखें। अगर सेना आपको कह रहे हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद, पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा है, सेना कह रही है तो लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए आयुष जी वो लोग सेना पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे सेना से। मैं कहना चाहूंगा अपने अफसरों से कि वो लोग सेना पे भरोसा कैसे कर सकते हैं जो 1989 से सेना मांग कर रही है इस चीज की, आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए। कारगिल रिव्यू कमेटी, अरुण सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा वो लोग सेना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, वो लोग सेना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, थोड़ा सहन शक्ति रखिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, क्या तरीका है करने का, क्या तरीका है करने का? आप चुप बैठिए आराम से, अरे चुप बैठिए आराम से। ठीक है, खालिद हुसैन जी देखिए, अब आप कंटिन्यूअस सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने समय आपको दे दिया, अब आपने अपनी बात रख ली, अब उधर से बात आने दीजिए पहले। खालिद जी अरे ठीक है खालिद जी, अरे खालिद जी सुनिए भाई, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। इनकी आवाज काटिए, क्या बेकार की बात करने बैठे? आयुष जी देखिए वो लोग सेना पे भरोसा कैसे कर सकते हैं जो सेना से कार्रवाई के सबूत मांगते हैं? वो लोग सेना पे भरोसा कैसे कर सकते हैं जो 1989 से लगातार सेना मांग कर रही है उसको पूरा नहीं कर पाए? वो लोग सेना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जो राफेल लड़ाकू विमान पर नहीं खरीद पाए? वो लोग सेना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जो सेना के लिए ब्लड प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीद पाए? वो लोग सेना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे ठीक है भाई, एक ही चीज को लगातार खाली बार बार वही बोलते रहने से नहीं होगा। खालिद जी आप केवल रिपीट कर रहे हैं उसको, आप रिपीट कर रहे हैं, अब आप रिपीट कर रहे हैं। खालिद जी समय खराब कर रहे हैं, खालिद जी आप केवल चर्चा का समय खराब कर रहे हैं, केवल समय खराब कर रहे हैं, आप केवल समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। ना आप सुन रहे हैं ना दूसरों को बोलने दे रहे हैं। खालिद जी ना आप सुन रहे हैं ना दूसरों को बोलने दे रहे हैं। आपने अपनी बात कह ली, बार कह ली, और कम से कम 10 बार आपने रिपीट कर दिया। और अब आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने, और अगर जवाब नहीं सुन सकते हैं तो चर्चा खराब ना करें, चर्चा डिरेल ना करें। खालिद हुसैन जी चर्चा डिरेल ना करें, खालिद जी चर्चा डिरेल ना करें। मजबूरन मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवा देनी पड़ेगी, ऑडियो डाउन करवा दूंगा मैं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इससे थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने पहले सुनना सीखें। विजेंद्र जी देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इस तरह से डिबेट होती नहीं है। आप ऐसे लोगों को बुलाया करिए जिनमें सहन शक्ति हो। देखिए आयुष जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो लोग सेना पे भरोसा कैसे करेंगे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे? वो लोग सेना पे कैसे भरोसा करेंगे? 1989 से लेके इनकी सरकार रही, सेना ने मांग करी, ये पूरा नहीं कर पाए। वो लोग सेना पे कैसे भरोसा करेंगे जो बार कहने के बावजूद सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पाए? वो लोग सेना पे कैसे भरोसा करेंगे जो सेना को खुली छूट तक नहीं दे पाए? वो लोग सेना पे कैसे भरोसा करेंगे जो 1962 में सेना के बार कहने के बावजूद कि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है, आप सेना भर्ती करिए, जबरदस्ती कह के कि हमारे पास हथियार भी है, सेना भी है, चीन से भारत को बुरी तरह से युद्ध हारना पड़ गया। वो लोग सेना पे कैसे भरोसा कर पाएंगे जब AK एंटनी लोकसभा में खड़े होकर के कहते हैं एक सवाल के जवाब में कि हम बॉर्डर पे इसलिए तैयारी नहीं करते, सड़क इसलिए नहीं बनाते कि हमारे दुश्मन बहुत मजबूत हैं, वो नाराज हो जाएंगे और उन सड़कों पे आकर के कब्जा कर लेंगे।
वो लोग कैसे सेना के ऊपर विश्वास करेंगे जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे भरोसा नहीं करते, सबूत मांगते हैं हमारी सेना से। वो लोग सेना पे कैसे भरोसा करेंगे जब हमारे मोदी जी ने आकर के सेना को आधुनिक बनाया है, उनको राफेल तक की सुविधा दी है, आज सेना को हमने खुली छूट देने का काम किया है। और सबसे बड़ा दर्द और तकलीफ इनकी ये है कि प्रधानमंत्री जी अपनी होली भी और दिवाली भी भारतीय फौज के बीच में जाकर के मनाते हैं। वार मेमोरियल जो 70 साल पुरानी मांग थी सेना की, उसको हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को हमने पूरा करने का काम किया है। चलिए विजेंद्र जी, अटल बिहारी अब वाजपेयी कोई जी, भरोसा इसलिए करे या मैं ना 30 करे और सेकंड किसी की में बात कंप्लीट पर करता करे या हूं, ना 30 करे, सेकंड लेकिन में मुझे लगता है कि जो कंप्लीट एक्स करता हूं। सर्विसमैन ने या फिर जो सेना आयुष कह जी, रही है उस 30 पर सेकंड प्रदेश की में कंप्लीट जनता करता हूं। जरूर आयुष भरोसा जी, 30 करेगी। मेरे सेकंड पास में समय कंप्लीट नहीं है, करता आप लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब सेना जो कह रही है, देश के युवाओं को उसको गंभीरता से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सेना क्या कह रही है। और सेना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सेना पर आपको भरोसा रखना चाहिए, भले ही इस पर किसी भी तरह की कोई राजनीति क्यों ना हो रही हो। यह फैसला अब आपको करना है। बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना है।